Yes, students, today we will discuss about the NCERT exercise of chapter 4. So the first question is of your NCERT book of chapter 4 is compare the properties of electron, protons and neutrons. Compare the properties of electron, neutron and proton. ये तीनों क्या है? तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को आपको कंपेयर करना है। तो हम इसके आंसर को लिखने के लिए एक टेबल बनाएंगे और उसको टेबल की फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। जनरल बातें ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, so first of all I will write the name of the subatomic particle or you can make the first column of the serial number. तो जो सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे इस सॉल्यूशन में वो लिखेंगे सीरियल नंबर। ये एक्सरसाइज आप साथ साथ नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आप ही को करनी है एक्सरसाइज चैप्टर 4 की। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरी। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और यहां पर लिखेंगे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कि कौन से पार्टिकल के बारे में बात की जा रही है। देन वी विल राइट द मास इन किलोग्राम। अगर यूनिट्स में लिखना है तो यूनिट्स में भी लिख करके बता देता हूं। मास इन यूनिट्स, इसके लिए फिर हमें कॉलम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। Here mass in kilograms, ऐसा यूनिट में भी हम लिखेंगे और AMU के अंदर भी लिखेंगे, वो भी ऐसा यूनिट ही है एक तरह की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास इन यूनिट। Then we will talk about the charge, कितना चार्ज होगा इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर और प्रेजेंट कहां पर होते हैं। तो हम लोग एक कॉलम इसके लिए एक और बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे इसकी प्रेजेंस के बारे में कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है। सो वी कैन से दैट लोकेशन इन एटम, लोकेशन इन एटम कि कहां पर है ये। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन का जो मास होगा वो किलोग्राम में होगा 1.67262 इंटू 10 टू द पावर। तो हम लोग इसको 2 डिजिट तक लिख देते हैं, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम्स। यूनिट्स में इसका मास होता है 1.00727 यूनिट। एग्जैक्ट नंबर जो होगा वो ये होता है 1.67262 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ओके, इसके बाद में चार्ज, द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज हैविंग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम में लिखा जाता है चार्ज। लोकेशन, लोकेशन कहां पर है? न्यूक्लियस। सेकंड, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं, वो भी न्यूक्लियस में होता है। एग्जैक्ट वैल्यू चलो यहां पर लिख देता हूं मैं,
1.67262 into 10 to the power minus 27 kilograms. सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, और इस न्यूट्रॉन के लिए हम लोग कुछ बातें लिखेंगे. द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.67492 into 10 to the power minus 27 kilogram. into 10 to the power minus 27 किलोग्राम. स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा ज्यादा मास है किसका, न्यूट्रॉन का 0.01%, 1.00866 यूनिट. ये यूनिट्स में लिखा हमने इसके मास को, ये किलोग्राम है, यूनिट में है. चार्ज 0. इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. नेक्स्ट, third subatomic particle is electron. So we will write about the electron. इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kilograms. minus 31 kilograms. चार्ज इज, अच्छा यूनिट्स में इसका मास कितना होगा, 0.00055 यूनिट. दिस इज द मास इन द यूनिट, 0.00055 यूनिट. चार्ज इज minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is present in the ऑर्बिट्स. ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, ये ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. ये पहले क्वेश्चन का आंसर है. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर. लोकेशन ऑर्बिट्स लिख सकते हैं, या लोकेशन में आप लोग ये लिख सकते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस. ऑर्बिट्स या इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस. तो ये नोट डाउन कर लीजिए और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. So the next question is, what are the limitations of J.J. Thomson's model of atom? देखिए J.J. थॉमसन ने जो मॉडल बनाया था उसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं. ये हमने स्टडी किया था. उनके अकॉर्डिंग जो एटम है वो एक स्फीयर है विच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज इन इट. It is the sphere of positive charge in which electrons are embedded. जिनके बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस इज द J.J. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. तो ये मॉडल ऑफ एटम था, और उन्होंने एक बात और बताई थी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा. वो ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे उसका नेट चार्ज 0 है. इट इज हैविंग नो चार्ज. ओके, तो ये मॉडल था. अब इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या इस मॉडल से रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन किया जा सकता है, या रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो आंसर है नो. तो यही तो लिमिटेशन है कि अगर हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस केस में इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आएंगे वो सब रीबाउंड हो जाएंगे, वो अपने पाथ पर रिटर्न बैक हो जाएंगे, क्योंकि सामने क्या है, सामने सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज है. लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट में. एक्सपेरिमेंट में ये सामने आया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं. इसका मतलब एक एटम के अंदर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो फैला हुआ नहीं है. जो चार्ज है वो क्या नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो फैला हुआ नहीं है. तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम J.J. थॉमसन के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ J.J. थॉमसन मॉडल. तो ये पहली लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन. सेकंड लिमिटेशन क्या होगी,
सेकेंड लिमिटेशन ये होगी कि जे थॉमसन का ये जो मॉडल है ये सिर्फ थियोरेटिकल मॉडल है, ये सिर्फ एक आप बोल सकते हैं कि पोस्टुलेट है। उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए ना तो उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था और ना ही कोई एविडेंस था, ना तो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था और ना ही कोई एविडेंस था, सो दिस इज ऑल्सो ए लिमिटेशन। तो जे थॉमसन ने जो मॉडल बनाया वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ओके, सेकेंड लिमिटेशन क्या है? सेकेंड लिमिटेशन ये है कि ये जो एटॉमिक मॉडल है इसका कोई भी एविडेंस नहीं था उनके पास कि उसको ये प्रूफ करके बता सके, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। जैसे कि जो रदरफोर्ड ने मॉडल बताया उसके लिए तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया ना, तो उनके पास एविडेंस था, एक्सपेरिमेंट था कि देखो इस मॉडल से मैं इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो दीज आर द टू लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो ये दो लिमिटेशंस थी। तो इसमें हम लोग ये डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि दिस मॉडल could not explain the result of alpha particle scattering experiment carried out by Rutherford। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखता हूँ और इसी के साथ साथ सेकंड इसका जो लिमिटेशन है वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट लिमिटेशन, this model could not explain the results of alpha particles scattering experiment carried out by Rutherford। carried out by रदरफोर्ड। जो एक्सपेरिमेंट इसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट को इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसके जो रिजल्ट आ रहे थे वो इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। सेकंड, दिस मॉडल वाज जस्ट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। दिस मॉडल वाज जस्ट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। ये तो मैंने आपको बताया भी है जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने ऐसा सोचा, तो ये एक इमेजिनेशन ही था कि शायद एटम ऐसा होता होगा। दिस मॉडल वाज जस्ट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन, it did not have any experimental evidence। it did not have any experimental evidence। It did not have any experimental evidence in its support। in its support। Okay, so you can note down these two limitations in the J.J. Thomson model। Okay, now the third question is, what are the limitations of Rutherford's model of atom? देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की क्या लिमिटेशंस थी? वो लिमिटेशंस जो हैं हमने स्टडी की थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में, उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके रिजल्ट्स, फिर उसके बाद उसकी लिमिटेशंस। तो उन लिमिटेशंस के अंदर मैंने आपको ये बताया था और लिखा भी हुआ आपने नोट्स के अंदर, तो उन नोट्स से आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसकी फर्स्ट और सेकंड लिमिटेशन के बारे में। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी? फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, और यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी।
एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज रेडिएटिंग एनर्जी, देखिए जो एक्सिलरेटेड चार्ज होता है, जो एक्सिलरेटेड चार्ज होता है वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकाल सकता है अपने अंदर से। तो एक इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा होगा तो वो एक्सिलरेटेड मोशन होता है, ये आपने सर्कुलर मोशन में स्टडी किया होगा। ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन किस कारण से पॉसिबल होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर कंटिन्यूअसली एक फोर्स लगाएगा और इसकी डायरेक्शन को लगातार क्या करता जाएगा, बेंड करता जाएगा, मोड़ता जाएगा, जिससे ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस सर्कुलर मोशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सिलरेटेड चार्ज है, ये एक्सिलरेटेड मोशन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड मोशन में है तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा। अगर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और एनर्जी कम होते होते क्या होगा, अगर ये एनर्जी का रेडिएशन ऐसा करता रहेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर पाथ पर ना चल करके स्पाइरल पाथ में मूव करेगा। ये ऐसा स्पाइरल पाथ में मूव करता हुआ किस तरफ जाता जाएगा, जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा लास्ट में, और एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन था मैक्सवेल का अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो रदरफोर्ड इसके लिए कोई जवाब नहीं दे पाए कि हाँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो हमने इसको किसमें काउंट किया, लिमिटेशन। इसको किसमें काउंट किया गया, फिर लिमिटेशन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को इस मॉडल से, रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया था उससे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है, सेकंड लिमिटेशन ये है कि रदरफोर्ड ने सिर्फ ये बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कौन सी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो सेकंड लिमिटेशन क्या है, सेकंड लिमिटेशन ये होगी कि रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स। उन्होंने किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। तो ये दो लिमिटेशंस जो हैं वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। डिस्क्राइब द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल भी हमने स्टडी कर रखा है। तो जो मैक्सवेल का क्वेश्चन था उसका जवाब किसने दिया, तो आंसर है नील्स बोर ने दिया। तो उसी के बेस पर उनका मॉडल बनाया गया, एटम का मॉडल बनाया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इसको डिस्क्राइब किया था ना हमने। सबसे पहला जो पोस्टुलेट था, उन्होंने अपना मॉडल एक पोस्टुलेट की फॉर्म में दिया था, और उन्होंने कौन सी ऑर्बिट की बात की थी, स्टेबल ऑर्बिट्स की बात की थी अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में। इसका मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, और अगर वो एनर्जी के रेडिएशन नहीं करेगा, किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने अंदर से नहीं निकालेगा, तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, और वो फिक्स एनर्जी के कारण एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्यूशन करेगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट्स, और यू कैन से दैट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था जिसमें उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट्स के बारे में बताया, और ये बोला कि ऑर्बिट्स के नंबर को n से लिखा जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। इसी तरह से इन ऑर्बिट्स को, या ये जो ऑर्बिट्स हैं इसकी बजाय एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, शेल। इलेक्ट्रॉन जहां पर रिवोल्यूशन करते हैं उनको शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, या उन्होंने एक और अच्छी बात यूज की, क्या, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स बोलिए, शेल्स बोलिए, एनर्जी लेवल्स बोलिए, एक ही बात है। और इन एनर्जी लेवल के नाम रखे, के शेल, एल शेल, एम, एन एंड सो ऑन। फिफ्थ ऑर्बिट ओ शेल हो जाएगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट पोस्टुलेट था जिसमें उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट्स के बारे में बताया। सेकंड जो पोस्टुलेट था उसमें उन्होंने ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर सकता है। कब करेगा, तो आंसर है जब उसको एनर्जी मिलेगी। तो बाहर से जब हमने इसको एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया।
लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में कब जाएगा? तो आंसर है कि जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब वो किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में भी आ सकता है। उस समय पर वो एनर्जी का अपने अंदर से रेडिएशन करेगा। तो जब एनर्जी रिलीज करेगा तब हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। और कितनी एनर्जी के डिफरेंस के कारण ये जंप करेगा? तो आंसर है यहां पर इसके पास जितनी एनर्जी होगी उसको हम बोल देते हैं ई। इस केस की बात करते हैं जब एनर्जी रिलीज करता है, हायर से लोअर में जंप कर रहा है। तो ये थी इनिशियल स्टेट, जब वो हायर ऑर्बिट में था, हायर एनर्जी लेवल में था, और जब ये इस ऑर्बिट में आया, लोअर एनर्जी स्टेट में आया, तो ये फाइनल है। तो इन दोनों एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को किससे लिखा जाएगा? ई से लिखा जाएगा। एंड द एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी स्टेट एंड इनिशियल एनर्जी स्टेट, ये फॉर्मूला बनेगा। और ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ई की वैल्यू आएगी एच न्यू। तो अगर हम इतनी एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एच न्यू अगर एनर्जी देंगे, इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर अगर हम एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और अगर इतनी एनर्जी ये रिलीज करेगा इनके डिफरेंस के बराबर, अगर ये इतनी एनर्जी रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन इट विल जंप फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है जब वो बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है उसको रिलीज करेगा, तो दोबारा से वो हायर से लोअर में जंप कर सकता है। तो इसने अपनी एनर्जी खर्च नहीं की। जब ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है तब इसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी है, जब ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है तब इसके पास एक फिक्स्ड एनर्जी है। तो एनर्जी में चेंजेस नहीं हो रहे। ओके, तो ये स्टेबल ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट था। और सेकंड, ये जंप करने वाला उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में। सो दीज आर द टू पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो ये उनकी दो पोस्टुलेट्स थी।